अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो जी हमारी आतिश पर वफाशा एपिसोड नंबर 45 पार्ट 1। चटाख। खामोश कमरे में थप्पड़ की आवाज़ दूर दूर तक गूंजी थी। सामने मौजूद शख्स ने सर झुकाया। जबकि मुकाबिल ने खून शाम नज़रों से इसके झुके सर की तरफ देखा। एक काम दिया था सिर्फ, वो भी तुम लोग टाइम से मुकम्मल नहीं कर पाए। सर, हमारी गलती नहीं है। आपने जिस बंदे को लड़की लाने के लिए बोला था वो अभी तक नहीं आया। हमारे बंदे सारी रात अपनी तैयारी मुकम्मल कर इसका इंतज़ार करते रहे, पर इसकी कोई खैर खबर नहीं। और इसका मोबाइल फ़ोन भी बंद जा रहा है। किसी और की गलती का इल्ज़ाम खुद पर आते देख इसने फ़ौरन सफाई दी, जिस पर सामने वाले ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वसीम वसीम ने मेरे साथ धोखा? मैंने कोई धोखा नहीं किया सर। ये रही लड़की। अभी इसके अल्फाज मुंह में ही थे जब वो अंदर दाखिल होता स्पाट लहजे में बोला। सामने वाले ने नज़रें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो हाथों में महरमा के बेहोश वजूद को उठाए खड़ा स्पाट नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था, जिसे देख मुकाबिल की आंखों में चमक उभरी। एक शैतानी चमक। पिंक बारबी नाइट ड्रेस में मलबूस वो परी जिसमें शुजाशा जैसे इंसान की जान बसती थी, इसकी आंखों के सामने इसके आदमी के शिकंजे में मौजूद थी, जिसका बहुत जल्द वो हाल बिगाड़ने वाला था। सोच कर ही बेसाख्ता वो कहकहा लगा उठा, कुछ इस तरह के इस पर किसी पागल का गुमान होने लगा। वाह मेरे शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वसीम की तारीफ़ करते वो भारी कदम उठाता इसके करीब आ गया था, लेकिन इसकी तारीफ़ के बावजूद सामने मौजूद वसीम ने कोई भी रिएक्ट करना ज़रूरी ना समझा। वो बस स्पॉट नज़रों से इसके शैतानी चेहरे की तरफ देख रहा था। जिसकी आंखों में महरमा की बेपनाह मासूम हुस्न को देखते हवस उतरी थी। क्या कमाल चीज़ है यार। आज तक सिर्फ तस्वीरों में देखा था, तब इतना ध्यान नहीं दिया। तभी तो अपने बदलों के हवाले करने का सोचा था। लेकिन इस कली को खुद मसलने में जो मज़ा आएगा, सिर्फ सोच कर ही मुझे अपने अंग अंग में सुरूर की लहरें उठती महसूस हो रही हैं। महरमा के चेहरे पर ठहरी बुरे बालों की लटों को अपने पोरों से हटाते हुए घटिया लहजे में बोला। जब इसकी इन घटिया बातों को सुनते मुकाबिल के लफ्ज़ सख्ती से एक दूसरे में भिंचे थे, जिसे महरमा को ताड़ने के चक्कर में मुकाबिल ने बिल्कुल नहीं देखा, और ना इसकी आंखों में उठती नमी नफरत के जज्बे को। इसे अपने सामने महरमा का नाजुक वजूद तो नज़र आ रहा था, अगर नहीं नज़र आ रही तो मुकाबिल की सुरमई आंखों में उभरती वो चमक जो सिर्फ एक शिकारी की आंखों में अपने शिकार को देखकर आती है। अगर एक बार देख लेता तो इसे समझ आता, वो इस वक्त अपने वफादार नहीं बल्कि अपनी मौत के मुकाबिल खड़ा था, जो इसके चारों तरफ शिकंजा फैला चुकी थी, जिसमें बहुत जल्द वो जकड़े जाने वाला था। महरमा का वजूद तो बस एक फरेब था, जिसे एक चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इसे इसके इस हवास के ठिकाने से निकालने के लिए, जिसमें वो शराफत का लबादा ओढ़े बैठा दुनिया को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ़ बना रहा था। क्योंकि जितनी बड़ी पार्टी से इसका ताल्लुक था, बिना किसी पक्के सबूत के इसे गिरफ्तार कर पाना तकरीबन नामुमकिन था। इसीलिए ISI की तरफ से एक बहादुर ऑफिसर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई,
जो इसकी गैंग में शामिल होकर इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकता और इसे शक भी ना होता। और पिछले तकरीबन 1 साल से वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहा था। ड्रग्स से लेकर कत्ल वगारत और लड़कियों की बैरून ममालिक में स्मगलिंग तक इसके तमाम घिनौने धंधों के सबूत वो इकट्ठा कर हेड ऑफिस में भिजवा चुका था। बस अब इंतज़ार था तो एक ऐसे मौके का जब इसे रंगे हाथों पक्के सबूत के साथ गिरफ्तार किया जाता। और मुकाबिल को यह मौका सामने वाले ने खुद फराहम कर दिया था, महरमा शुजात शाह को अगवा करने का प्लान बनाकर। वैसे तो वो हर काम पर्दे के पीछे रहकर छुपते हुए अंजाम देने को तरक्की देता था, लेकिन शुजात शाह से हसद और नफरत के चलते हुए इन्हें बर्बाद करने के लिए अब के खुलकर सामने आया, जो इसका दुश्मन होने के साथ एक ही सीट के लिए मुखालिफ पार्टी का जानदार उम्मीदवार भी था। और लोगों में इसकी मकबूलियत और शोहरत को देखते इसे खुद का इस बार जीतना नामुमकिन नज़र आ रहा था, जिसके लिए इसने ये प्लान बनाया, एक तीर से दो शिकार करने का। एक तो ऐसे शुजात शाह किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता, दूसरा इसके पीछे हटते ही वो बिना मुकाबले वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बैठ जाता। लेकिन वो ये भूल चुका था, किसी के लिए बुरा सोचने वाले के सर पर कभी भी जीत का सहरा नहीं सकता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, इनसे पहले ही खुद इस गड्ढे में गिर जाते हैं। इसने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए किसी मासूम को बर्बाद करने का तो सोच लिया, पर मासूमों की हिफाजत करने वाले इस खुदा को भूल गया, जिसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ज़मीनी खुदा बनते बनते इसे इन 7 आसमानों पर राज करने वाले रब का ख्याल ना रहा, जो चाहे तो पल में इसकी हस्ती मिटा दे। अभी तक तो वो सिर्फ इसे देख रहा था, इसकी रस्सी दराज कर आजमा रहा था कि शायद वो इसकी तरफ लौट आए, बुराई का रास्ता छोड़ अच्छाई को अपना ले। लेकिन अपने गुरूर में वो गुनाहों को फ़रोग देता इस दलदल में मज़ीद धंसा चला गया कि इस खुदा की तरफ वापसी का ख्याल न रहा। वो शायद भूल चुका था कि इसे मौत भी आनी है, तो वो किस मुँह से अपने रब का सामना करेगा, क्या जवाब देगा इसे। वो बस दुनिया की रौनकों में गुम हर चीज़ को अपने सामने झुकाना चाहता था, ना आखिरत का डर, ना इंसानियत का एहसास। मट्टी से भरा वजूद मट्टी के साथ ही मट्टी हो जाएगा, पर वो अपनी औकात भूल चुका था। लेकिन कुदरत अपना इंसाफ नहीं भूली। एक मुकर्रर वक्त के बाद छूट दी गई रस्सी की डोर आखिर खींची जाती थी, जिसका इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, लेकिन कुदरत इसे बहुत जल्द इस बात का एहसास करवाने के वाली थी। एक नज़र सामने खड़े वसीम के चेहरे की तरफ देखते इसने महरमा को थामने के लिए हाथ बढ़ाए। जब वो एक झटके में पीछे होता है, इसे इसकी पहुंच से दूर कर गया। इस गुस्ताखी की वजह इसके लहजे से पता चल रहा था कि वसीम का ये अमल इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। निशानी पर नागवारियत के बल पड़े थे। वो सर में सोच रहा था, आप क्यों इसे उठाने की जहमत करें, मुझे बताएं, मैं इसके ठिकाने पर पहुंचा देता हूँ। अपने लहजे में आजी समोए वो अपने मुकाबिल खड़े किसी से नाल भी आ जाएगा। आप क्यों इसे उठाने की जहमत गवारा कर रहे हैं, मुझे बताएं, मैं इसे इसके ठिकाने पर पहुंचा देता हूँ। अपने लहजे में आजी समोए इसे अपने अमल की सफाई देने लगा, क्योंकि जब तक इसके बाकी साथी यहाँ तक ना पहुँच जाते, इसे नाटक मज़ीद जारी रखना था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। अभी वो लड़की वहाँ नहीं जाएगी जहाँ पहले इसे बर्बाद करने की तैयारी की गई थी। पहले ये मेरे प्राइवेट रूम में मेरे बिस्तर की ज़ीनत बनेगी, जहाँ मेरे अलावा जाने की किसी को इजाज़त नहीं। इसके बाद इसे मैं अपने बंदों के हवाले करूँगा, जो
इसकी वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, जिसके साथ ही शुजा शाह की बहादुरी का आगाज़ होगा। मैंने सुना है इस चिड़िया में इसकी जान बसती है। यहाँ इस लड़की की सांसें बंद हुई, वहीं शुजा शाह का द एंड। इसलिए इसे इस्तेमाल करने के बाद मारकर शुजा शाह के घर के सामने फेंकवा दूंगा, ताकि वो इसकी हालत देख वहीं दम तोड़ दे। शैतानियत से कहते ज़बरदस्ती न महरमा का नाजुक वजूद अपने हाथों में लिया और एक कमीनगी भरी मुस्कुराहट नसीम को पास करती और एक और तरफ भारी गए। जबकि पीछे से अपने हाथ पर बंदी घड़ी की तरफ देखा, जिस पर सुबह 10 का वक्त दिखाया जा रहा था। इसे अपने साथी को मैसेज किए हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर चुका था। अब तक इसने ऊपर खबर पहुंचाते इस जगह पर हमले के लिए टीम को इतला कर ही दी होगी। वो लोग किसी भी वक्त इस जगह पर पहुंचते ही होंगे। इस हो जाते ही वो काफ़ी मुतमईन दिखाई देने लगी, पर दिल में एक डर था कि इसके साथियों के आने तक इस लड़की की इज्जत महफूज रहे, वरना वो अपने ऊपर वाले अफसरान को क्या जवाब देता। सबसे ऊपर अपनी ज़मीर की अदालत में किस तरह सुरखरू होता कि एक मुजरिम को पकड़ने के लिए इसने किसी मासूम की कुर्बानी दे दी। लेकिन बात यहाँ सिर्फ एक महरमा की बात नहीं थी, बल्कि इन हज़ारों लड़कियों की थी, जिन्हें अगवा करके ये लोग बैरून ममालिक में स्मगल कर देते थे, तो कुछ के साथ ज्यादती कर इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते। और ये बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती, पर इन लड़कियों को ये वीडियो दिखाकर ज़बरदस्ती जानने में जिस्म बेचने पर मजबूर किया जाता, और वो मासूम बदनामी के डर से इस काम के लिए राज़ी भी हो जाती थी। इस बात से कितना अनजान कि इनकी इज़्ज़त को पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बनते नीलाम हो चुकी है। ये बात यहाँ इस नौजवान नस्ल की है, जिसकी नस नस में ही अपना जहर उतार के इस मुल्क को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। बात यहाँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल की है, इसकी इज़्ज़त, इसकी वक़ार, जिसके लिए वो हम वक्त अपनी जान कुर्बान के लिए भी तैयार रहते थे। इसी जज्बे की एक कड़ी महरमा शुजा शाह से जुड़ी थी, जिसकी वजह इज़्ज़त और हिफाजत के लिए वो जानबूझकर यहाँ पर लेट पहुँचा, ताकि इनके साथियों को हमले के लिए वक्त मिल जाए और साथ महरमा भी महफूज रहे। यहाँ तक कि इसने अपने 1 साल की मेहनत, जिसके दम पर इसने वाजिद चौधरी का भरोसा जीता था, वो भी दांव पर लगा दिया। इसे अपनी जान की परवाह कतई नहीं थी, परवाह थी तो सिर्फ अपने मुल्क की, इन बहन बेटियों की इज्जत की, जो इन मुजरिमों के हाथों बर्बाद हो रही थी, इन नौजवानों की जिनका मुस्तकबिल ये लोग इन्हें नशे की आदत डालकर तबाह कर रहे थे, और अपने मकसद के इतने करीब आकर वो इसे रंगे हाथों गिरफ्तार करने का मौका नहीं गंवाना चाहते थे। इसलिए अपनी जगह से जान की वजह परवाह किए बिना वो यहाँ पहुँच गया, क्योंकि जानता था वक्त पर मुकाम नामुकम्मल होने पर वाजिद चौधरी यहाँ खुद ज़रूर आएगा, और इसे ही तो इस मुकाम तक लाना था। इसके लेट आने की एक वजह यह भी थी, बस डर था तो अपने साथ मौजूद इस मासूम जान की इज्जत का, जिसकी वजह हिफाजत की अब वो सिर्फ दुआ ही कर सकता था, जब तक इसके बाकी साथी वहाँ पहुँच नहीं जाते। क्योंकि यहाँ पर वाजिद चौधरी के वफादारों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिनका मुकाबला वो चाह कर भी अकेला नहीं कर सकता था। इसकी एक गलती वो ना सिर्फ अपनी जान से हाथ धो बैठता, बल्कि वाजिद चौधरी को भी फरार होने का मौका फराहम कर देता। ये लाहौर शहर से दूर एक मेडिकल फैक्ट्री थी, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ तैयार की जाती थी, यानी कि इंसानी ज़िंदगी बचाने का कारोबार। पर हकीकत इससे बिल्कुल उल्ट थी। दवाइयों की आड़ में यहाँ नशे आवर अद्वियात के साथ इसी फैक्ट्री के गोडाउन में
हज़ारों लड़कियों को कैदी बनाया जाता था। यहीं पर मासूम बेटियों की इज्जतों को नोचा जाता और फिर इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी जाती। ये फैक्ट्री वाजिद चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी, बल्कि किसी गैर मुल्की शहरी के नाम थी, जो असल में वाजिद चौधरी के लिए ही काम करता था, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। और यही वजह थी इसकी बहुत मशकूक सरगर्मियों के बारे में पता होने के बावजूद भी कानूनी तौर पर इसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना हो सकी। लेकिन आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो वसीम के बिछाए हुए जाल में फंसकर वो गुस्से में खुद यहाँ तक चला आया था। और महरमा के वजूद को देखते इसकी आंखें ऐसे चुंधियाईं, इसे वसीम के यहाँ लेट पहुँचने की वजह तक पहुँचना याद न रहा। और यही चीज़ अब इसकी बर्बादी की वजह बनने वाली थी। राहदारियों से गुजर एक मखसूस कमरे तक पहुँचते इसने अपने फिंगरप्रिंट से दरवाज़ा ओपन किया। दरवाजे के खुलते वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जिसके साथ वो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। एक मुतमईन नज़र दरवाजे पर डालते वो महरमा को लिए कमरे में एक तरफ मौजूद बेड की तरफ बढ़ा। इसे बिस्तर पर डालते थोड़ा पीछे होते हुए इसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखने लगा, जिस पर बेहोशी की हालत में होने के बावजूद हद दर्जा मासूमियत नाकाम थी, जिसे महसूस कर वो तंजिया मुस्कुराया। क्या करो बेबी गर्ल, तुम पर यह जुल्म ढाने को दिल तो नहीं चाहता, पर तुम्हारा बाप, उफ, काश तुम शुजा शाह की बेटी ना होती, तो ये वाजिद चौधरी तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रख लेता। गहरा सांस भरकर कहते वो गहरी निगाहों से इसके नाजुक वजूद का जायजा लेने लगा और कपड़ों के ऊपर से इसकी कमसीनी का अंदाज़ा लगाते नफ़ी में सर हिलाया गया। बिल्कुल बच्ची है यार, तेरी वहशत को कैसे बर्दाश्त करेगी। कमीनगी से खुद के साथ ही मुखातिब होता हुआ शैतानी कहकहा लगा गया। फिर आगे बढ़कर इसके करीब ही बेड पर विराजमान होते इसने महरमा की पहनी हुई शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। पहले 3 बटन ओपन होते ही इसके वजूद की रनाइयाँ जो आंखों के सामने आईं, वाजिद चौधरी के जैसे हवास गुम से होने लगे। ऊपर से लेकर नीचे तक पिंक गुलाबी परी। इसके कंधे पर मौजूद स्ट्रिप में उंगलियां उलझाती इसने खींचकर छोड़ा, जिसकी ज़रब लगते ही ना सिर्फ महरमा के दूधिया सफ़ेद कंधे पर सुर्ख निशान बना, बल्कि बेहोशी के बावजूद दर्द महसूस करते इसके नाजुक वजूद में सिसकी सी भरी, जिसे सुनते वाजिद चौधरी ने अपने सीने पर हाथ रखा। बेहोशी के बावजूद ये हाल है तो जब ये लड़की पूरे होशो हवास में सिसकियाँ लेगी तब तुम तो आज गए। वाजिद चौधरी नफ़ी में सर हिलाते हुए एक बार फिर कमीनी हंसी हंसा। लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आएगा, शबाब से पहले कुछ शराब भी तो होनी चाहिए। इसके जिस्म की बनावट को देखते वो उठकर बार एरिए की तरफ बढ़ा, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की महंगी शराब मौजूद थी, जिसमें से एक विस्की की बोतल उठाता बिना 7 गिलास उठाने का तकल्लुफ़ किए वह ढक्कन ओपन करता ऐसे ही मुंह से लगा गया, जबकि नज़रें अभी तक महरमा के अदबरहना वजूद पर टिकी थी, जिनमें हवस के साथ अब आहिस्ता ऐसे नशे की भी सुर्खी उतरने लगी थी। वो घूंट घूंट ये हराम मशरूब हलक से नीचे उतारता महरमा की तरफ बढ़ा और इसके करीब ही आकर दोबारा विराजमान हुआ। हे लड़की, उठो। इसके कंधे पर हाथ रखकर झंझोड़ता हुआ इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके बंदों ने महरमा को उठाते वक्त क्लोरोफॉर्म की मिकदार इस कदर ज़्यादा इस्तेमाल कर दी थी कि इतने घंटे गुजरने के बावजूद भी इसे होश नहीं आया था, न इसके झंझोड़ने का महरमा पर कुछ असर हुआ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं उठोगी, तुम्हारे होश तो अब मैं ठिकाने लगाऊंगा। इतना कहते इसने बोतल में बची हुई बाकी शराब इसके चेहरे पर उंडेलनी शुरू की, जो इसके चेहरे के साथ बिस्तर और कुछ गर्दन से होती गले की गहराइयों में गुम होने लगी, जिसे देख वाजिद चौधरी ने अपने लबों पर जुबान फेरी, जबकि चेहरे पर गिरने वाली मुसलसल नमी पर महरमा को भी आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा, जिसे देख वाजिद चौधरी की आंखों में चमक उभरी, जबकि इसके होंठों पर ठहरी शराब की बूंदों को देख वो खुद पर मज़ीद कंट्रोल नहीं रख पाया और शराब की बोतल एक तरफ रखते इन पंखुड़ियों का रस चुराने इसके लबों पर झुक गया। दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह कल। आज इतना ही लिखा गया। देखिए, दूसरी राइटर्स का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिखने की स्पीड थोड़ी स्लो है। मैं हर लफ्ज़ बहुत सोच सोच कर लिखती हूँ। एक दिन में मुझे जितना फ्री वक्त मिलता है मैं इसमें बस
इतना ही लिख सकती हूँ। उम्मीद है बिना शिकायत किए और बिना शॉर्ट का रोला डाले कबूल करेंगे। अभी रूटीन थोड़ी सी आगे पीछे है, एक दफ़ा वो सेट हो गई तो डेली लॉन्ग एपिसोड मिला करेगी इंशाअल्लाह। बाकी एपिसोड पढ़ने के बाद अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और एपिसोड पर लाइक का टारगेट आज भी वही 300 जो लास्ट में मुकम्मल होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।